हेलो दोस्तों, कल हमने आपको वर्ण विचार के बारे में बताया था और उससे रिलेटेड जो टॉपिक होता है उसके आगे वो आता है वर्णोच्चारण स्थानानी। अब वर्णोच्चारण स्थानानी, अब इसका आप इन शब्दों को यदि अलग अलग करके लिखें तो वर्ण धन उच्चारण धन स्थानानी। वर्ण का मतलब तो होता है अक्षर, जो आपको हमने कल बताया था, वर्ण या अक्षर एक ही बात होती है। उच्चारण का मतलब होता है बोलना, यानी उच्चारित करना या मुख से उसको बोलना। और स्थानानी का मतलब होता है बोलने का स्थान, अर्थात वर्णों को बोलते समय या वर्णों को बोलने का जो स्थान होता है, वर्णों को उच्चारित करने का जो स्थान होता है, उसको ही हम कहते हैं वर्णोच्चारण, अर्थात वर्णों को उच्चारण करने का स्थान। तो इसका रिलेटेड सब्जेक्ट हो गया टॉपिक कि वर्णोच्चारण स्थानानी। अब देखिए इसमें कि जो इसकी परिभाषा क्या होती है कि वर्णों की उत्पत्ति, प्रत्येक वर्ण कहीं ना कहीं से उत्पत्ति होती है, उसकी उच्चारण करने की उत्पत्ति होती है। कि वर्णों की उत्पत्ति की अभिव्यक्ति का जो स्थान होता है, कोई भी वर्ण है, जो आपको कल हमने वर्णों में बताया था कि कोई भी वर्ण की उत्पत्ति की जो अभिव्यक्ति जो होती है, उस अभिव्यक्ति को ही हम उसका उच्चारण स्थान कहते हैं। अभिव्यक्ति का मतलब होता है उसको अभिव्यक्त जिस स्थान से किया जाता है, वर्ण की उत्पत्ति की जो अभिव्यक्ति होती है उसे वर्ण का उच्चारण कहा जाता है। और व्यवहारिक भाषा में यदि इसकी हम परिभाषा लें तो वर्ण या अक्षर को बोलते समय, कोई भी वर्ण या अक्षर को बोलते समय मुख के अंदर यानी मुंह के अंदर जो जिह्वा जो होती है, जिह्वा का मतलब होता है जीभ, कि जिह्वा जिस स्थान को स्पर्श करती है या जिस स्थान को छूती है, किसी भी वर्ण को बोलते समय या उच्चारित करते समय जिह्वा मुंह के अंदर जिस स्थान को स्पर्श करती है, वही स्थान जो होता है उसका वर्णोच्चारण स्थान कहलाता है, अर्थात उसी को ही हम वर्ण की उत्पत्ति वाला स्थान कहते हैं। मुख के अंदर जिह्वा अर्थात जीभ जिस स्थान को स्पर्श का मतलब होता है छूना, स्पर्श करती है, उसे हम वर्णोच्चारण यानी वर्ण को उच्चारण करने का स्थान, यानी वर्ण का उच्चारण करते समय मुख के अंदर जिह्वा जीभ जिस स्थान को स्पर्श करती है अर्थात छूती है, उसे हम वर्णोच्चारण स्थान कहते हैं। अब कल हमने आपको बताया था कि वर्ण अनेकों वर्ण होते हैं, स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और प्लुत वर्ण। अब यहाँ पर अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से वर्णों को किस स्थान से बोला जाता है और उन स्थानों को हम किस नाम से जानते हैं, तो अब हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, संस्कृत में उच्चारण स्थान निम्नलिखित होते हैं और जिनमें सबसे पहले जो होता है उच्चारण स्थान, उनको अलग अलग सूत्रों के माध्यम से बताया गया है। तो सबसे पहले आता है एकु है विसर्ज निया नाम, एकु है विसर्ज निया नाम कंठ है, एकु है विसर्ज निया नाम कंठ है। अर्थात अब ये सूत्र हमसे क्या कहता है, इसमें दे रखा है ए, तो ए, अब ए से ही आ की उत्पत्ति होती है, तो अर्थात ए और आ। इसके बाद दे रखा है यहाँ पर कु, कु का मतलब है यहाँ पर कै वर्ग, कै वर्ग। अब कै वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं, कै, खे, गे, घे, ने, कै, खे, गे, घे, ने, ये पांचों वर्ण इसमें आते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में इसमें यहां दे रखा है, तो आता है। इसके बाद दे रखा है विसर्ज, विसर्ज का मतलब होता है यहां पर विसर्ग, तो यानी ए आ कै वर्ग अर्थात कै, खे, गे, घे, ने,
है तथा विसर्ग इन सभी वर्णों का स्थान अर्थात इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ कहलाता है। अर्थात ये मुख के अंदर जब हम इन सब वर्णों को बोलते हैं तो जो हमारी जीभ जो होती है वो कंठ वाले हिस्से को या कंठ वाले स्थान को स्पर्श करती है, तो इस कारण इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ कहलाता है। दोबारा बता रहा हूं कि ए आ कै वर्ग कै खे गे घे ने है तथा विसर्ग इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ होता है, कंठ होता है। इसके बाद में आता है नंबर 2, और नंबर 2 पर आता है अपना इचु यसानाम तालु। इचु यसानाम तालु। अब ये सूत्र हमसे क्या कहता है कि इसमें दे रहा है यहां पर ई का मतलब है यहां पर छोटी ई। अब छोटी ई से ही बड़ी ई बनी है अर्थात दीर्घ ई बनी है, तो ई और ई के बाद में है यहां पर चू का मतलब है यहां पर चय वर्ग। अब चय वर्ग में आपको हमने कल वर्ण बताए थे और चय वर्ग में आते हैं चय छे जय झे ये आते हैं चय वर्ग में चय छे जय झे ये। इसके बाद भी दे रखा है यहां पर ये और बाद में दे रखा है यहां पर शे। तो ये वर्ण है यहां पर ई अर्थात ह्रस्व ई और दीर्घ ई। चय वर्ग में आता है चय छे जय झे ये तथा ये और शे। इन सभी वर्णों का जो स्थान होता है, वर्णों को बोलने का स्थान, वो होता है तालु अर्थात इसको हम तालव्य भी बोलते हैं। तालव्य जो आपको हमने कल बताया था कि ये जो शय है, ये अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, इस शय को हमने नाम बताया था कल वीडियो में बताया था आपको तालव्य। तो तालव्य शय इसका नाम जो पड़ा वो इसी सूत्र के कारण पड़ा था कि ई चय वर्ग चय छे जय झे ये तथा शय इन वर्णों का उच्चारण स्थान तालु होता है। तालु को ही हम बोलते हैं तालव्य। इसके बाद में फिर आता है नंबर 3। नंबर 3 पर आता है ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा। ये सूत्र क्या कहता है कि यहां पे दे रखा है री। अब री का मतलब है यहां पर छोटी री अर्थात ह्रस्व री और दीर्घ री। देखो ये जब एक बार घूमती है तो ये ह्रस्व री बनती है और जब इसको 2 बार घुमाते हैं तब ये दीर्घ री हो जाती है। दीर्घ का मतलब बड़ी, जो आपको हमने कल वीडियो में बताया था। अब इसके बाद भी दे रखा है यहां पर टे का मतलब होता है टे वर्ग। अब टे वर्ग में आपको पता है कि टे में कौन कौन से वर्ण आते हैं, टे ठे डे ढे ने, ये 5 वर्ण टे वर्ग में आते हैं। इसके बाद में दे रखा है यहां पर रे, फिर दे रखा है यहां पर शे। तो ये जो वर्ण होते हैं री ह्रस्व री और दीर्घ री, टे वर्ग तथा टे ठे डे ढे ने रे तथा शे, इन सभी वर्णों का जो उच्चारण स्थान जो होता है उनका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। उच्चारण स्थान क्या होता है इनका? मूर्धा। मूर्धा को हम मूर्धन्य भी कहते हैं, मूर्धन्य। तो कल हमने आपको इस शय के बारे में जानकारी बताई थी कि इस शय को हम मूर्धन्य शय बोलते हैं। अब मूर्धन्य शय नाम इसका कहां से पड़ा? इसी सूत्र के कारण इसका नाम पड़ा कि री टे वर्ग टे ठे डे ढे ने रे तथा शे, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। मूर्धन्य को हम बोलते हैं मूर्धन्य। इसके बाद में आता है नंबर 4 पर जो सूत्र आता है वो आता है लृतु लसानाम दंता। लृतु लसानाम दंता। इसमें कह रहा है लिरी का मतलब लिरी एक ही होती है, लिरी दीर्घ या ह्रस्व नहीं होती है, लिरी हमेशा एक ही होती है, तो लिरी। इसके बाद में दे रखा है यहां पर तू, और तू का मतलब है यहां पर तय वर्ग, और तय वर्ग में वर्ण आते हैं तय थे दे धे ने, यानी ते थे दे धे ने, ये वर्ण आते हैं। इसके बाद में रखा है यहां पर ले, और ले के बाद भी दे रखा है यहां पर से।
तो ये वर्ण होते हैं लृ, ते वर्ग, ते वर्ग का मतलब ते, थे, दे, धे, ने, ले तथा से। इन सभी वर्णों का जो उच्चारण स्थान होता है, स्थान, उच्चारण स्थान होता है इनका दंता, दंता अर्थात दांत जिसको बोलते हैं, दंता। अब इसको हम दंतव्य भी बोल देते हैं, दंते ही बोलेंगे इनको, दंते। तो दोबारा बता रहा हूं कि लृ, ते वर्ग, ते, थे, दे, धे, ने, ले तथा से, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान दंता होता है। दंता का मतलब अर्थात होता है दंत। तो इसको हमने नाम, इसको दूसरा नाम बोलते हैं दंत्य अर्थात दंतव्य से। अब कल हमने इसको नाम भी बताया था आपको, इस से का नाम वो बताया था दंतव्य से। तो इन तीनों से के नाम कहां से पड़े? इस से को हम बोलते हैं तालु अर्थात तालव्य से, इस से को बोलते हैं हम मूर्धा अर्थात मूर्धन्य से, और इस से को हम बोलते हैं दंता अर्थात दंतव्य से। तो इस तरीके से ये होते हैं। अब इसके बाद में जो आता है नंबर 5, नंबर 5 नंबर का जो सूत्र होता है वो ये बात को कहता है कि उपपद मानिया नाम ओष्ठौ, अर्थात इसमें क्या बताया गया है वो देखेंगे। नंबर 5 उपपद, उपपद मानी या नाम। इसके बाद में बता रहा था मैं आपको उपपद मानिया नाम ओष्ठौ। अब देखिए ये सूत्र क्या कहता है, उ का मतलब है यहां पर ये उ, अब उ से ही, ये तो ह्रस्व उ है और इससे ही बड़ा उ अर्थात इसको बोलते हैं दीर्घ उ निकला हुआ है, तो उ। अब इसके बाद में दे रखा है पू, पू का मतलब है यहां पर पे वर्ग। अब पे वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? पे, फे, बे, भे, में, पे, फे, बे, भे, में, ये 4 वर्ण आते हैं। और इसके बाद में आता है, दे रखा है यहाँ पर उ का मतलब उ, और उ का मतलब है पे वर्ग। अब यहाँ पे दे रखा है उपपद्य मानिए, बड़ा उ की मात्रा है यहाँ पे, ये दे रखी उ, तो उपपद्य मानिए। उपपद्य मानिए का मतलब क्या होता है? उपपद्य मानिए, उपपद्य मानिए अर्थात ये एक चिन्ह होता है इस तरीके से, इसको हम, इस चिन्ह को नाम बोलते हैं उपपद्य मानिए। तो उपपद्य मानिए जो ये चिन्ह होता है, इसका उच्चारण स्थान जो होता है, इनका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ, उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। यानी उ, पे वर्ग, पे, फे, बे, भे, में, इन सभी, और उपपद्य मानिए इस चिन्ह होता है, इनका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। और इसको हम अर्ध विसर्ग भी बोलते हैं, आधा विसर्ग। इसके बाद में आता है नंबर 6, और 6 पर आता है यम, गण, न, नानाम, यम, गण, नानाम, नासिकाश्च, यमेंगेण नानाम नासिकाश्च। अर्थात अब इस सूत्र में प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण है, अंतिम वर्ण का मतलब 5वें वर्ण है। तो 5वें वर्ण कौन कौन से दिए हैं? एक तो ये, इसके बाद ले रखा है मैं, इसके बाद ले रखा है न, फिर दे रखा है न, और ये न। तो ये 5 वर्ण जो हैं, प्रत्येक वर्ग के 5वें वर्ण हैं, तो इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान, और बाद में दे रखा है यहाँ पर ये अनुस्वार दे रखी है, तो इसको बोलते हैं अनुस्वार, अनुस्वार। और अनुस्वार का चिन्ह आपको हमने बताया था ये। तो इन सभी वर्णों का और अनुस्वार का उच्चारण स्थान होता है नासिका, स्थान होता है इनका नासिका। नासिका का मतलब होता है नाक, क्योंकि इनको हम नाक के द्वारा बोलते हैं, जैसे या, मा, ना, ना, अर्थात ये नासिका से बोलते हैं, इसलिए उनको नासिक वर्ण भी कहते हैं। अर्थात कि ये, में, गे, ने, अनुस्वार, इन सभी वर्णों का उच्चारण नासिका होता है, अर्थात ये नाक के द्वारा अंदर की ओर से बोलते हैं। फिर आता है इसके बाद में, सॉरी, नंबर 7 नंबर पर आता है अपना ए दईतो कंठ तालु, कंठ तालु। अब ये सूत्र क्या कहता है कि ए और आई, ए और ये 2 मात्रा लग रही, तो आई की मात्रा है, ए और आई, इन दोनों वर्णों का, ए और आई, इन दोनों वर्णों का जो उच्चारण स्थान जो होता है वो होता है कंठ और तालु, कंठ और तालु। अब ये कंठ और तालु कैसे होते हैं? क्योंकि
जो ये ए जो होता है, ए वर्ण, ये कौन कौन से वर्णों से मिलकर बना हुआ होता है? कल हमने आपको संध्यक्षर वर्ण बताए थे और संध्यक्षर वर्णों में हमने आपको ए और आई बताया था। तो ये ए जो होता है वो ए और ई इन दोनों वर्णों के मेल से बना हुआ होता है, इनके मिलने से ये बनता है। तो ए का उच्चारण स्थान तो होता है एकु, पहला सूत्र बताया था एकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। तो यानी ए का उच्चारण स्थान तो क्या हुआ? कंठ। और ई का उच्चारण स्थान बताया था ई चू यसा नाम तालु, तालु। तो यानी ए और ई इन दोनों को मिलाने पर ही क्या बना शब्द यहाँ पर ए, तो इसलिए बताया गया है। और ए से ही आई की उत्पत्ति हुई है, तो इसलिए बताया गया है कि ए और आई इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ व तालु होता है। कंठ व तालु ये दोनों ही होते हैं। इन दोनों उच्चारण स्थानों के मिलने पर ही ये ए और आई ये दोनों बोलते हैं। इसके बाद में आता है नंबर 8, नंबर 8 पर आता है ओ दऊ तो कंठोष्ठम। ओ दऊ तो कंठोष्ठम अर्थात अब ये सूत्र क्या कहता है? ओ और औ, ओ और औ इन दोनों वर्णों का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है कंठोष्ठ। कंठोष्ठ का मतलब कंठ व ओष्ठ दोनों, इसका विच्छेद करेंगे तो कंठ और ओष्ठ होता है। अब ये कैसे हुआ कि एक ही वर्ण के दो उच्चारण स्थान कैसे होते हैं? कल हमने आपको बताया था ओ, तो ओ की, ओ संध्यक्षर वर्ण है तो इसकी उत्पत्ति होती है ए और उ, इन दोनों वर्णों से ही ओ की उत्पत्ति होती है। अब ए का उच्चारण स्थान तो होता है एकु है विसर्जनीय नाम कंठ है, और ऊ का उच्चारण स्थान होता है ओ दऊ तो कंठोष्ठम अर्थात ओष्ठ। तो कंठ और ओष्ठ इन दोनों वर्णों के मिलने से ही क्या बना? ओ। तो इसीलिए ओ को उच्चारण स्थान बोलते हैं कंठ और ओष्ठ, ये दोनों ही इसके उच्चारण स्थान होते हैं। तो इसलिए ओ और औ इन दोनों वर्णों के उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठोष्ठ अर्थात कंठ व ओष्ठ इन दोनों स्थानों से इसको बोला जाता है। इसके बाद में आता है नंबर 9, और 9 पर आता है अपना वकारस्य दंतोष्ठम। वकारस्य दंतोष्ठम यहां पे दे रखा है वे, तो वे जो होता है इसका उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ। दंत और ओष्ठ इन दोनों ही, दोनों को मिलाने से ही वे का उच्चारण होता है दंतोष्ठ। तो इसमें बता रहा है वकारस्य दंतोष्ठम, इसका विच्छेद करें तो दंत धन ओष्ठ होता है, यानी दंत का मतलब होता है दांत और ओष्ठ का मतलब होता है होठ। इन दोनों उच्चारण स्थानों को जब हम मिलाते हैं तब वकार की उत्पत्ति होती है अर्थात वय को बोला जाता है। इसके बाद में आता है नंबर 10 पर कि अनुस्वारस्य नासिकाश्च। अनुस्वारस्य नासिकाश्च, ये सूत्र हमसे क्या कह रहा है कि अनुस्वार, और अनुस्वार का चिन्ह आपको पहले से ही पता है, अनुस्वार इसका चिन्ह होता है ये। तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान होता है नासिका, जो हमने ये में गहने नानाम नासिकाश्च इसमें पढ़ा था। तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान होता है नासिका, अनुस्वार को नासिका से बोला जाता है। और इसके बाद में जो अपना नंबर 11 पर आता है जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम। जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम, जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम अर्थात इसमें ये सूत्र कहता है कि एक तो ये कै और ये खे, ये जो दोनों जो वर्ण होते हैं इनको जिह्वा का मूल कहा जाता है। अर्थात ये जो दोनों वर्ण होते हैं इनको जिह्वा मूलीय वर्ण कहा जाता है। जिह्वा मूलीय वर्ण, जिह्वा मूलीय अर्थात जिह्वा का मूल, जीभ का जो मूल जो स्थान है, जीभ जहां से
स्पर्श करके बोलती है तो उसको बोलते हैं जिह्वा का मूल। तो यानी कै और खे ये जो दोनों वर्ण जो है इनको जिह्वा मूलीय कहते हैं, और जिह्वा मूल होने के कारण इनका उच्चारण स्थान जिह्वा का मूल होता है, अर्थात जिह्वा मूल, जिह्वा का मूल जो होता है वही इनका उच्चारण स्थान होता है। इसके बाद में तो इस तरीके से ये 11 सूत्रों में बताया गया है कि कौन सा वर्ण किस स्थान से बोला जाता है और वही स्थान इनका उत्पत्ति स्थान होता है। दोबारा आपको रिवाइज कर दूं, एको है विसर्जनीय नाम कंठ है, इच्छु ऐसा नाम तालु, ऋतु रसनाम मूर्धा, ऋतु लसनाम दंता, उपपद मानिया नाम ओष्टौ, यमेंगेण नानाम नासिकाश्चे, एदई तो कंठ तालु, ओदौ तो कंठोष्टम, वकारस दंतोष्टम, उप और ये अनुस्वारस नासिकाश्चे, और इसके बाद में जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम। तो इस तरीके से अलग अलग सूत्रों में अलग अलग वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में बताया गया है। अब इसके बाद में सबसे लास्ट में जो आते हैं वो अपने 3 वर्ण ये आते हैं, छे, त्रे और ज्ञ। इन वर्णों का उच्चारण स्थान कैसे होता है? तो देखो हमने आपको छे के बारे में बताया था, त्रे के बारे में कल बताया था और ज्ञ के बारे में बताया था। ये जो छह छत्री होता है वो कै और शे इन दोनों वर्णों से मिला हुआ होता है। त्रय जो होता है वो तय और रे इन दोनों वर्णों से मिलकर बना हुआ होता है। और ज्ञ जो होता है वो जय और ये इन दोनों वर्णों से मिलकर बना हुआ होता है। तो देखिए कै का उच्चारण स्थान होता है एको है विसर्जनीय नाम कंठ है, और शय का उच्चारण स्थान है इचु ऋतु रसाणाम मूर्धा। इसके बाद में तय का उच्चारण स्थान होता है लृतु लसानाम दंता, और रे का उच्चारण स्थान होता है लितु लसानाम दंता, यानी तय और रे दोनों का उच्चारण स्थान दंत ही होता है। इसके बाद में आता है जे, और जे जो होता है वो लितु लसानाम दंता और ऋतु रसानाम मूर्धा, रे मूर्धा में आता है। इसके बाद में आता है जे, तो ईचु यसानाम तालु, चे वर्ग में ही जे आता है तालु, और ये में गणे नानाम नासिकाश्चे और नासिका, जे और ये। अर्थात अब इसमें ये बताया गया है कि देखो छह जो होता है वो कै और से मिलकर बना हुआ होता है। तो जब इन छह को बोलते हैं हम, इस क्षत्रियों को जब बोला जाता है तब कंठ और मूर्धा दोनों ही स्थान स्पर्श होते हैं, इसलिए इस छह का उच्चारण स्थान माना जाता है कंठ और मूर्धा। त्रय जो होता है वो तय और रे से मिलकर बना हुआ होता है, तो इस कारण से इसका जो उच्चारण स्थान होता है वो दंत और मूर्धा होता है। और जे जो होता है वो जे और ये इन दोनों वर्णों से मिलकर बना हुआ होता है, तो इसलिए जे का उच्चारण स्थान होता है तालु, इच्छु ऐसा नाम तालु चे वर्ग में आता है। और ये में गणे नानाम नासिकाश्चे, तो ये जो होता है ये वो नासिका से मिलकर बना हुआ होता है। तो इस तरीके से ये उच्चारण स्थान होते हैं कि छह क्षत्रिय जो होता है, इसको मैं सही ढंग से लिख देता हूं कि छह क्षत्रिय जो होता है इसका उच्चारण स्थान होता है कंठ मूर्धा, त्रय का उच्चारण स्थान होता है दंत मूर्धा, और गे जो होता है जे इसका उच्चारण स्थान तालु व नासिका होता है। तो इस तरीके से ये उच्चारण स्थान होते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि वर्ण उच्चारण स्थान टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है कि किसी भी वर्ण को बोलते समय या उच्चारण करते समय मुख के अंदर जिह्वा यानी जीभ जिस स्थान को स्पर्श करती है वही स्थान इसका उच्चारण स्थान कहलाता है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, और आपको यदि कहीं पर भी कोई कमी लगती हो तो उसमें अपने कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। और आगे इससे अगला जो हम टॉपिक जो होगा वो हम इससे रिलेटेड ही पढ़ाएंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।